हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है अष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी अष्टमी। और गाइस, आज संडे भी है एंड आपको पता है कि मैं हर एक संडे को क्या करता हूं। मैं करता हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जिसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे उन सारे इन्वेस्टर को। तो अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है एसआईपी के माध्यम से, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इन गाइज, जो भी चेंजेस मैं बताऊंगा उन सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद आज का जो पांचों पोर्टफोलियो है एक तरीके से काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो हो जाएगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2023 में। और गाइज, ये जो पांचों पोर्टफोलियो है, इन पांचों पोर्टफोलियो में आपका फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जबरदस्त कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो ये पांचों पोर्टफोलियो आपके लिए काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को भी पिक कर सकते हैं आज के इस वीडियो से, और आप जाके उस पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बात करने वाले 5 ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो। और गाइज, इन सारे पोर्टफोलियो में आपका जो स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है या फिर फ्लेक्सी कैप फंड का जो कॉम्बिनेशन है काफी जबरदस्त तरीके से दिखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में और देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है जो कि एक इन्वेस्टर को करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो यहाँ पे जो पहला पोर्टफोलियो है वो पोस्ट करा हुआ है सुदीप पटेल ने। इन्होंने मेंशन करा हुआ है, हेलो सर, माय नेम इज सुदीप पटेल, आई हैव एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग फंड्स। पहला फंड है जिनके पोर्टफोलियो में वो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें इन्होंने 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फिर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसके बाद देखें तो यहाँ पे है आपका आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड। इन बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इनका रिस्क प्रोफाइल हाई है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 ईयर का। इनका कहना है कि प्लीज सजेस्ट इफ एनी चेंजेस नीडेड। तो गाइस, बात करें सुदीप के पोर्टफोलियो का पहला फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही दिखता है अपनी कैटेगरी में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप, आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिसेंट पास में देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्लियर कट सजेशन ये रहेगा कि भाई आप इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। बात करेंगे इस तीसरा फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है अपने कैटेगरी में। तो सुदीप, आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनके पोर्टफोलियो का चौथा फंड का, यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी रीजनेबल रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि भाई आप इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इधर एचडीएफसी मिड कैप फंड को या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। इन दोनों में से किसी एक फंड को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का, यानी कि आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी में। तो सुदीप, आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरल फंड जो होता है काफी हाई रिस्क की नेचर का होता है, तो बीच में कभी कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है जहां पे ये फंड आपको मोटा मोटी 30 से 40% का लॉस भी दे सकता है। तो अगर आप इतना लॉस झेलने के लिए तैयार है, इतना लॉस देखने के लिए तैयार है, तो आप डेफिनेटली टाटा डिजिटल इंडिया फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो सुदीप, आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी सही लगता है, बस 2 चेंजेस करना है आपको अपने पोर्टफोलियो में। पहला चेंज ये है कि भाई आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। दूसरा चेंज ये है कि भाई आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इधर एचडीएफसी मिड कैप फंड को या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे नितेश अग्निहोत्री है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि मैं पोर्टफोलियो एसआईपी पर मंथ क्वांट स्मॉल कैप फंड 5000 के हिसाब से, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में अगेन 5000 पर मंथ के हिसाब से जा रहा है। कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड में देखे तो यहाँ भी 2500 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड में देखे तो इन्होंने अगेन 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखे तो इनका 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो यहाँ भी इन्होंने 5000 पर मंथ
मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। इन बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ भी इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो गाइज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखा हुआ है और 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड को भी ऐड कर रखा है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसा करने से ये प्रतीत हो रहा है कि भाई इनका पोर्टफोलियो काफी हाई रिस्क की नेचर का है और ये काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा यहाँ पे कुछ सजेशन है जो कि इनको अप्लाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। बात करें पहले स्मॉल कैप फंड का, तो स्मॉल कैप फंड से आपको मैक्सिमम 2 फंड रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ज्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो वहां से भी आपको रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो को काफी ऑप्टिमम तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि ओवर डाइवर्सिफाइड या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड। तो बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन बात करें लास्ट के 2 स्मॉल कैप फंड का यानी कि कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको इन दोनों फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक बेहतरीन कॉन्ट्रा फंड को। और वो फंड हो सकता है आपके लिए यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यानी कि आपको कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। बात करें मिड कैप फंड का, तो पहला फंड इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है, तो नितेश आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी अच्छा फंड है, तो आप चाहे तो इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड रहेगा, 2 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड रहेगा और एक फंड जो लास्ट में है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन लास्टली मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है यहाँ पे 10 to 12 ईयर का, ये काफी कम मुझे लगता है, तो आपको इस ड्यूरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं 18 से 20 साल या फिर 15 से 18 साल के बीच में रखेंगे तो आपको ज्यादा पैसे बन के आ सकता है और आपका पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है उस तरीके से अगर आप चेंज कर लेते हैं तो काफी शानदार बन जाएगा और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मिड कैप का, स्मॉल कैप का एंड फ्लेक्सी कैप फंड का, और एक कॉन्ट्रा फंड भी आपके पास आ जाएगा, तो पोर्टफोलियो काफी जबरदस्त हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट बना के या फिर ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस ये तो बात रही नितेश अग्निहोत्री जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आपका तिरुपति राव जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि आई एम इन्वेस्टिंग 72,000 पर मंथ इन 6 स्मॉल कैप कैटेगरी फंड। पहला स्मॉल कैप फंड इनके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर निप्पॉन, फिर टाटा स्मॉल कैप फंड, फिर कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड। इसके बाद देखें तो इनके पास बैंक ऑफ इंडिया अक्सा स्मॉल कैप फंड एंड लास्ट फंड इनके पास यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये तिरुपति राव जी की आपको अपने पोर्टफोलियो में इतने सारे स्मॉल कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं और वो फंड रहेगा आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बाकी 4 स्मॉल कैप फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। सिमिलरली बात करें मिड कैप कैटेगरी का फंड का, तो इनके पास 4 मिड कैप कैटेगरी का फंड है। पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, फिर है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, फिर है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड लास्ट फंड है आपका यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो तिरुपति जी यहाँ पे भी मेरा सजेशन ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 ही मिड कैप कैटेगरी का फंड रखना चाहिए और वो हो सकता है आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड। इन तीनों में से आप 2 मिड कैप कैटेगरी को फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट फंड जो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, उससे तो आपको कंप्लीटली एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो तिरुपति राव जी यहाँ पे मेरा क्लियर कट सजेशन ये है कि भाई आपको यहाँ पे एक ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को फंड को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और वो रहेगा आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप कैटेगरी को फंड को रखा हुआ है एंड 2 मिड कैप कैटेगरी को फंड को रखा हुआ है, तो इससे रिस्क लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके बाद आपने अगेन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करा हुआ है जो कि आपकी रिस्क प्रोफाइल को काफी ज्यादा ऊपर कर देता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो का जो रिस्क लेवल हो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा यहाँ पे यही सजेशन है कि आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। बात करेंगे ईएलएसएस फंड का, तो इनके पास 3 ईएलएसएस फंड है। पहला फंड है आपका क्वांट टैक्स प्लान, फिर है आपका मीर एसेट टैक्स प्लान, लास्ट फंड है इनके पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो तिरुपति राव जी यहाँ पे भी मेरा सजेशन यही है कि आपको 2 ही ईएलएसएस फंड के साथ जाना चाहिए। पहला फंड रहेगा आपके लिए क्वांट टैक्स प्लान एंड दूसरा फंड आपके लिए हो सकता है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आप इन 2 फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं एंड आप बाकी के जो 2 फंड है यानी कि मीर एसेट टैक्स सेवर फंड या फिर आपका जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, आप इन दोनों फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के साथ। तो आपके पास 2 ईएलएसएस फंड हो जाएगा, क्वांट टैक्स प्लान एंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। बात करें थीमेटिक फंड का, तो इनके पास है टाटा हाउसिंग फंड जो कि देखे तो काफी सही फंड है, काफी रीजनेबल रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वीडियो को स्टार्ट में कि अगर आप एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा जहां पे आपको ये फंड आपको मोटा मोटी 30 से 40% का लॉस भी दे सकता है। तो अगर आप उस तरीके के लॉस को देख सकते हैं, उस तरीके के लॉस को बियर कर सकते हैं, तभी आप
सिस्टमेटिक या फिर से टोटल फंड के साथ जाए। और वैसे देखिए तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी मतलब डेवलप ही हो रहा है धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर तो काफी डेवलप करेगा, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि भाई ये फंड आपको अच्छा पैसे बना के दे सकता है, तो आपको इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कभी कभी ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे ये फंड आपको लॉस भी दे सकता है अच्छा खासा। बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इन बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड फंड है। तो तिरुपति राव जी, मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि भाई आपको एक हाइब्रिड फंड के साथ नहीं जाना चाहिए, फालतू में पैसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो फंड मैंने बताया है वहीं पे आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। फर्दर इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि भाई इनके पास एनपीएस भी है, इन टाटा का यूलिप भी है, तो एनपीएस से तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप एनपीएस के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन बात करें यूलिप का, तो यूलिप अच्छा नहीं होता है, तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि आपको यूलिप से एग्जिट कर जाना चाहिए, और जो यूलिप वाला पैसे उसको आप ईएलएसएस में ऐड कर सकते हैं टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। एंड लास्टली इनको भी लगता है कि इन्होंने काफी ओवर डाइवर्सिफाइड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को, तो मैंने जो जो चेंजेस आपको बताया है तिरुपति राव जी, आप अपने पोर्टफोलियो में वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बैलेंस तरीके से प्रॉफिट बना के या फिर पैसे बना के दे सकता है। आपने जो टाइम होराइजन मेंशन किया है 5 ईयर का, मुझे काफी कम लगता है, तो आपसे मेरा एक सजेशन रहेगा या फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो 5 ईयर का टाइम फ्रेम है ये काफी कम होता है म्यूचुअल फंड के लिए, तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 साल के लिए पैसे डालना चाहिए, तभी आपको अच्छे खासा पैसे बन के आ सकता है। 5 साल बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड से पैसे बनाने के लिए। तो तिरुपति राव जी, जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया है आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपने पोर्टफोलियो में वो सारे चेंजेस अप्लाई करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा दिखने लगेगा और आपको काफी अच्छा पैसा बना सकता है। कंडीशन ये है कि भाई आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना पड़ेगा मोटा मोटी 10 से 15 साल का, तभी आप अच्छा पैसे बना पाएंगे म्यूचुअल फंड से। बात करेंगे इस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो नरेश आमीन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि माई सेल्फ नरेश आमीन, प्लीज चेक माई पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। इसके बाद देखें तो इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, फिर इनके पास है यहाँ पे आपका पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड। इन बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर का, ही कैन इंक्रीज द अमाउंट पर ईयर, प्लीज सजेस्ट व्हिच कैटेगरी। ओके गाइज, इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर का और इनका कहना ये है कि भाई हर एक साल ये अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो भाई कौन सा कैटेगरी होगा जहां पे इनको पैसे को बढ़ाना चाहिए। तो गाइज पहले बात कर लेते हैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में। तो इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है यहाँ पे यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ये फंड काफी सही लगता है मुझे, तो नरेश आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखें तो काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में और बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो हालांकि ये फंड भी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है लेकिन बहुत शानदार रिटर्न नहीं है अपने कैटेगरी में, और ये फंड देखें तो बहुत पुराना फंड भी नहीं है, मोटा मोटी 3.5 से 4 साल ही हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि नरेश आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एक कॉन्ट्रा फंड को, और वो फंड हो सकता है आपके लिए यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो मुझे काफी सही लगता है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी अच्छा मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का सेकंड लास्ट फंड का यानी कि पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें लास्ट फंड का यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो कि मोटा मोटी 60 से 70% पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ पे आपको अलग से एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, तो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एग्जिट कर सकते हैं। एंड बाकी जो फंड्स है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जो चेंज मैंने आपको बताया है उस चेंज को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। फर्दर आपने मेंशन करा हुआ है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर का है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं मोटा मोटी 15 ईयर का, तब जाके आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड से। एंड लास्टली आपने मेंशन करा हुआ है कि आप हर एक साल अपने से भी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा कैटेगरी होगा जिसमें आपको पैसे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि भाई आपको कैटेगरी वाइज नहीं जाना चाहिए। अगर आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं हर एक साल यानी कि आप स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपको टोटल पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है उसमें स्टेप अप करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर एक पर्टिकुलर फंड में। आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में पैसे बढ़ाना चाहिए हर एक साल। ऐसा करने से आपको काफी बैलेंस तरीके से रिटर्न मिल सकता है लंबे समय में। तो गाइस ये रही बात आपका नरेश आमीन का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्टफोलियो का, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका अनिल कुमार दुबे जी का। और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड यहाँ पे आपका मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फिर निकल
निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके बाद इनके पास एक क्वांट एक्टिव फंड, फिर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, फिर इनके पास यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड गाइस। तो गाइस इन्होंने काफी सारे फंड को ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवरलैप होगा एक दूसरे से। तो गाइस बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का, यानी कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, तो वैसे देखे तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक मिड कैप कैटेगरी के फंड को ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि भाई आपको अलग से एक लार्जर मिड कैप कैटेगरी के फंड को रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड आपके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड भी है, जहां पे देखे तो मोटा मोटी 60 to 70% पैसे जाता है आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो लार्ज कैप वहां से कवर हो जाता है, मिड कैप आपके मिड कैप कैटेगरी से कवर हो जाता है, तो आपको अलग से लार्जर मिड कैप कैटेगरी को फंड को रखने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। तो आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का, तो ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, और यहाँ पे 25-25-25 है, यानी कि लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 25% के हिसाब से पैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में 50% पैसे जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को काफी हाई रिस्की बना देता है। और आपने ऑलरेडी मिड कैप कैटेगरी को फंड को रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, 2-3 स्मॉल कैप कैटेगरी को फंड को भी रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, जो कि आपके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा हाई रिस्की बना देता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आपको क्वांट एक्टिव फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखिए तो वैसे काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो ये फंड देखिए तो वैसे काफी ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है अपने कैटेगरी में। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आप इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। बात करें नेक्स्ट फंड का गैस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, इसके बाद है कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आप इन दोनों फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड काफी अच्छे तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। तो अनिल कुमार दुबे जी, आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो अनिल जी एक कुछ चेंजेस है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए। पहला चेंज ये है कि भाई आपको मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से एग्जिट करना है। दूसरा चेंज ये है कि भाई आपको क्वांट एक्टिव फंड से भी एग्जिट करना है। एंड तीसरा चेंज ये है कि आपको टाटा स्मॉल कैप फंड से एंड कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड से आपको एग्जिट कर जाना है एंड ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है। और गाइज काफी सारी चेंजेस जो कि इन्वेस्टर को करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो अगर आपका पोर्टफोलियो पिक हुआ है आज के इस वीडियो में, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जाइए आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्पेक्टिव चेंजेस कर लीजिए। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट या फिर पैसे बना के दे सकता है। और गाइज जितने भी पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, सारे ही पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और जो अदर फंड है, इसका काफी शानदार कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगर आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।